2013 की राजनीति। तो 2013 भी उन तमाम वर्षों की तरह था जिसकी उम्मीदों में डुबकी लगाई गई। इस साल शुरुआत महाकुंभ मेले से हुई। मेले में सियासत का कुंभ लगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संगम में डुबकी लगाई और कामना की अपने सियासी एजेंडे के हकीकत में तब्दील होने की। सत्ताईस जनवरी 2013 को कुंभ मेले की शुरुआत हुई और कुछ दिनों बाद इस महाकुंभ में राजनीति का मेला भी लगा। 6 फरवरी 2013 राजनाथ सिंह ने जब कुंभ में डुबकी लगाई तो इसे पार्टी को उबारने का एक राजनीतिक कदम माना गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संघ परिवार और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ रही थी। ऐसे में जब महाकुंभ में डुबकी लगाने राजनाथ सिंह पहुंचे तो उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहरा दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह हम लोगों की प्रतिबद्धता है और हम लोगों की यह प्रतिबद्धता रहेगी। वो साधुओं को पुराने संकेत देकर नई राजनीति की शुरुआत का आह्वान करते दिखे। दिलचस्प बात यह थी कि जिस समय भाजपा अध्यक्ष राम नाम की माला लेकर बैठे थे, ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से मिलकर विकास के मुद्दे पर मंथन कर रहे थे। संदेश साफ था, भाजपा के चुनावी अभियान में मोदी विकास के जिस रथ पर सवार रहेंगे उसमें पहिए हिंदुत्व के भी होंगे। भाजपा राष्ट्रीय फलक पर वापसी की तैयारी में है। ऐसे में महाकुंभ के माध्यम से एक तीर से कई शिकार का उद्देश्य था। इसकी 3 वजह हैं। एक, 1989 में अयोध्या में शिलान्यास और देश भर में शिला पूजन कराए जाने का निर्णय महाकुंभ में ही लिया गया था। दूसरी वजह, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा किए जाने की सैद्धांतिक सहमति भी महाकुंभ में ही बनी थी। तीसरी वजह यह कि 2011 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के मॉडल की प्रदर्शनी लगाने का निर्णय भी महाकुंभ में लिया था। सबसे अहम बात यह कि इस महाकुंभ में साधु संतों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की मांग की, जिसकी बाद में घोषणा हुई। जब जनता चाहती है तो भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। भाजपा के नेता ने कहा कि सबसे पॉपुलर नेता हमारे देश के, हमारे पार्टी के भीतर इस समय नरेंद्र मोदी है। दो 2013 ने देश की सत्ता चला रही यूपीए को कमजोर होते देखा। गठबंधन की सरकार की क्षेत्रीय दलों की बैसाखियां दूर हो गई। साथ रहकर सरकार बनाने वालों को यूपीए पर भरोसा नहीं रह गया। मगर जब करुणानिधि ने समर्थन वापस लिया तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। उन्नीस मार्च 2013 को डीएमके ने केंद्र सरकार को झटका देने की कोशिश की। श्रीलंकाई तमिलों के मानवाधिकार के मुद्दे पर डीएमके ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। डीएमके ने श्रीलंकाई तमिल मुद्दे पर सरकार द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया। समर्थन वापसी से पहले सरकार में डीएमके के 5 मंत्री शामिल थे। डीएमके यूपीए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। आरोप है कि मई 2009 में लिट्टे के खात्मे के दौरान श्रीलंकाई सेना ने तमाम आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। डीएमके चाहती थी कि भारत इस मुद्दे पर श्रीलंका का विरोध करे। उनकी मांग थी कि भारत यूएन में श्रीलंका के खिलाफ वोट दे, पर ऐसा नहीं हुआ। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन टूट गया। हालांकि इससे सरकार की सेहत पर असर नहीं पड़ा,
क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 58 सांसद सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। पर यह मुद्दा और भी राजनीतिक रंग लेता दिखा जब समर्थन वापसी के बाद डीएमके प्रमुख करुणानिधि के बेटे स्टालिन के घर सीबीआई का छापा पड़ा। उस दौरान सपा और बसपा ने इसे बदले की भावना करार दिया। यूपीए 2 घोटालों से घिरती रही और इन घोटालों में अपनों के नाम आने से विरोधियों के निशाने पर रही पूरी की पूरी सरकार। 2013 कांग्रेस के लिए एक तरीके से काजल की कोठरी साबित हुई। कई दाग लगे और दाग ने कई कांग्रेसियों की सियासत पर गहरा धब्बा छोड़ दिया। 2 मंत्री नप गए। देखिए। दस मार्च 2013 को कुछ ऐसा हुआ जिसके पक्ष में कम से कम मनमोहन सिंह नहीं थे। कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर पवन कुमार बंसल ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मामला यह था कि ठीक एक सप्ताह पहले बंसल के भांजे बी सिंगला को 90 लाख रुपए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे सरकार की साख गिर रही थी। उधर सरकार एक और मुसीबत से जूझ रही थी। कानून मंत्री अश्विनी कुमार पर कोयला घोटाला मामले में सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में बदलाव करने के आरोप लगे। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी को देखने के अधिकार नहीं थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और सीबीआई पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सीबीआई को सरकार का तोता कह दिया। पिछले 3 साल में सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे। सरकार ने छवि सुधारने की कोशिश करते हुए दोनों ही मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा दिए। पर यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि बंसल और अश्विनी दोनों ही मनमोहन सिंह की पसंद थे, जिन्हें सोनिया पहले से ही कुछ खास पसंद नहीं करती थी। नक्सली हमारे भूले भटके भाई हैं। नक्सली को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री कहते रहे। 2013 में भी कहा, पर क्या 2013 में नक्सली काबू में आ पाए? शायद नहीं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जिस वारदात को अंजाम दिया उसने साबित कर दिया कि जिनकी जद में आम और खास दोनों यानी टारगेट दोनों नक्सलियों के। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने राज्य के कांग्रेस के बड़े नेताओं को टारगेट किया और सभी को मौत के घाट उतार दिया। 2013 देखिए। 25 मई 2013 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। सशस्त्र माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख, उनके बेटे कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक मुदलियार सहित 29 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 32 लोग घायल हुए। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन रैली में हिस्सा लेकर लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुलूम का सूत्रपात करने वाले कर्मा की हत्या कर दी। नक्सलियों द्वारा की गई क्रूरता के बारे में एक बचे हुए व्यक्ति ने बताया कि महेंद्र कर्मा को देखते हुए नक्सली नाचने गाने लगे और उसके बाद कर्मा की हत्या कर दी गई। जब वे गिर पड़े तब एक नक्सली ने उनके सिर पर बोनेट से वार किया। मध्य भारत में 6 अप्रैल 2010 के बाद यह सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस मामले में राजनीतिक मोड़ तब आया जब शुरुआती जांच में शक के घेरे में कुछ कांग्रेसी नेता ही आ गए। आरोप लगा कि 25 मई के दिन कांग्रेस के 4 नेता नक्सलियों के संपर्क में थे। फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। – 2013 की तमाम राजनीतिक बड़ी घटनाएं छोटे से ब्रेक के बाद। अब मिले
देगा आपको आपके हुनर को पहचान पाने का प्लेटफॉर्म, क्योंकि इमेज राइटर 365 पेश करते हैं बिहार में पहली बार अपने टैलेंट को दुनिया में दिखाने का मौका, साथ ही अपने प्रतिभा को निखारने का मौका। अगर आप में है वो बात तो हम देंगे आपका साथ, आपको मिलेगा ढेर सारे इनाम जीतने का मौका। हम जल्द आ रहे हैं आपके पास, तो तैयार रहें ढेर सारी मौज मस्ती और फन के लिए। हमसे जुड़ने के लिए टैलेंट बैंक के मेंबर बने और जीते 1000 तक के कैश वाउचर, डांडिया नाइट के फ्री पासेस और ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर। अत्यंत पिछड़ों का महासम्मेलन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, गांधी मैदान, पटना में दिनांक 5 जनवरी 2014 को होने जा रहा है, जिसमें बिहार के सभी जिलों से त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। आप सभी अत्यंत पिछड़ा महानुभावों से नम्र निवेदन है कि इस महासम्मेलन में हजारों हजार की संख्या में पहुंचकर अपनी एकजुटता दिखाएं। अग्रणी होम्स की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। माइसिम सीमेंट की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। गृह वाटिका परिवार की तरफ से आप सभी बिहार वासियों को, सभी ग्राहकों को नए वर्ष की और क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया वर्ष मंगलमय हो। टीम गृह वाटिका आपके साथ। शुद्ध सफेद खरा प्रीमियम आयोडीन युक्त फ्री फ्लो नमक बस सन गोल्ड एवं महाराजा, स्वाद का राजा महाराजा नमक, सन गोल्ड एवं महाराजा नमक। टाइम कोर्स की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम स्क्वाड्स, युवा दिलों की धड़कन। एक समय था जब कम से कम बिहार की राजनीति में जदयू का मतलब भाजपा और भाजपा का मतलब जदयू। नीतीश कुमार बड़े भाई, सुशील मोदी छोटे भाई कहे जाते थे। पर एक वक्त ऐसा आया जब दोस्ती टूटी, गठबंधन टूटा, साथ छूटा, अब सिर्फ शिकायतें हैं। और ये सब 2013 में। का हम फैलाव करें और अधिक से अधिक एलाई कोशिश करें साथ तो इसके लिए आपको विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा करनी पड़ती जो सर्व स्वीकार्य कोई रास्ता हो। सोलह जून 2013 को वो हुआ जिसकी कल्पना और उम्मीद भाजपा ने पिछले 17 सालों में नहीं की थी। गठबंधन टूटने से हम जितने आहत हैं, उससे ज्यादा आहत हम इस बात से हैं कि जिनके साथ हम लोगों ने 17 साल काम किया और लगभग 7.5 साल जिनके साथ हम लोगों ने मंत्री के रूप में काम किया, उनको जिस प्रकार से कल बर्खास्त किया गया है वो अत्यंत अपमानजनक है। राजग के प्रमुख घटक जदयू ने भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया। सियासत के पक्के साथी भाजपा और जदयू के बीच नरेंद्र मोदी के नाम की दीवार खड़ी हो गई। नीतीश नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ थे। उनका तर्क था कि मोदी पर गुजरात दंगों के दाग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के 11 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाते हुए 19 जून को कांग्रेस एवं भाकपा के साथ 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से विश्वास मत हासिल कर लिया। भाजपा ने नीतीश पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उनके विरोध में और मोदी के पक्ष में नीतीश के पैतृक जिला नालंदा से अपने अभियान की शुरुआत की। अगस्त 2013 को भाजपा की बिहार इकाई ने एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के संसदीय बोर्ड से मोदी को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की मांग की। इस तरह भाजपा और जदयू की राहें अलग हो गई। पर इस मामले में नया मोड़ तब आया जब भाजपा ने गुजरात दंगों के बाद नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक वीडियो जारी कर दिया। एक ही जगह ये होनी चाहिए, से बाइक काम कर रहा इसके लिए नरेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ती। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। ये मामला राजनीति से ज्यादा अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है।
जिसमें आमने सामने हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। जब ये गठबंधन टूटा तो सवाल उठे कि क्या नीतीश कुमार वाकई नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है आइडियोलॉजी के मामले में, या क्या नीतीश कुमार खुद अब प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना चाहते हैं? ये सवाल अभी बरकरार है। उधर स्थिति नरेंद्र मोदी की वजह से खराब हुई और सवाल नरेंद्र मोदी को लेकर भी उठे कि क्या नरेंद्र मोदी भाजपा से ऊपर हैं? क्या पार्टी में हर कोई नरेंद्र मोदी के नाम से संतुष्ट है? भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है या मजबूरी है? ये तमाम सवाल उठे जब मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद के दावेदार के रूप में भाजपा ने घोषित किया और उधर लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए। 13 सितंबर 2013 को भाजपा की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत मानी गई। वजह यह कि तमाम अंतर विरोधों के बावजूद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। गोवा में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लगा दी गई। एक तरफ जहां मोदी लोगों का धन्यवाद कर विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कई नेता नमो के नाम से नाराज थे। पार्टी दो धड़ों में बंटी दिख रही थी। आडवाणी के समर्थक मोदी के आलोचक माने जा रहे थे। गोवा की बैठक में कलह के संकेत साफ थे। जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, उमा भारती जैसे कद्दावर नेता बैठक से गायब थे। पर सबसे बड़ा नाम जिनकी अनुपस्थिति सियासी अनुमान के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर कर रही थी, वो थे लालकृष्ण आडवाणी। आडवाणी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राजनाथ सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। आडवाणी की नाराजगी के पीछे एक वजह यह भी चर्चा में रही कि वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान रहे थे। पर पार्टी मोदी के साथ खड़ी रही और इसी के साथ भाजपा में आडवाणी युग का अंत माना गया। कहते वक्त सबका इम्तिहान लेता है। बिहार की सियासत में चारों खाने चित होने का मलाल अभी थमा नहीं था कि चारा घोटाले की आंच लालू के लिए फांस साबित हुई। अदालत से राहत पाने की कोशिश की, लेकिन आफत सर पर सवार रही। कोर्ट ने दोषी करार देकर उन्हें 5 साल की सजा दी, लेकिन इसके बाद लालू वापसी भी की। देखिए, तारीख 30 सितंबर 2013। यह वही तारीख थी जो आरजेडी के लिए काला दिन साबित हुई। इस दिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया और उन्हें जेल भेज दिया गया। यह राजद के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी के अलगाव के बाद आरजेडी इसका फायदा उठाने में जुटी थी। लालू यादव नए तेवर के साथ रैलियां कर रहे थे। उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि 17 साल से चले आ रहे चारा घोटाला मामले में फैसला इसी साल आएगा। लालू यादव को कोर्ट के आदेश से बड़ा झटका लगा। उन्होंने इससे पहले सीबीआई जज की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े किए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। जब सीबीआई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को उन्हें 5 साल की सजा सुनाई तो उनका भविष्य संकट में दिखने लगा। उनकी संसद सदस्यता चली गई। रांची के बिरसा मुंडा जेल में रहते हुए पार्टी को मजबूत करने और 2014 की चुनावी दंगल से पहले बाहर आने को बेताब थे लालू यादव जेल से बाहर आने की पुरजोर कोशिश में लगे थे और आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 13 दिसंबर को जमानत मिल गई। लालू यादव ने जेल से निकलने के बाद जता दिया कि अगर मोदी को दिल्ली की सल्तनत से बाहर रखना है तो देश की राजनीति में उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। तो फिलहाल यहां पर छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। नया रंग ले आए ये नया साल आपके जीवन में। नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। महावीर सिंह बालाजी फ्यूल स्टेशन की तरफ से
मैं तमाम शहरवासियों, गांववासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नया वर्ष में इन लोग सुख समृद्धि लावे, सब हंसी खुशी से रहे। एनआरआई जिमखाना क्लब और स्टार इंडिया कंस्ट्रक्शन के एमडी एसपी प्रसाद द्वारा भारत के सभी देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी सम्राट इमरजेंसी ट्रॉमा हॉस्पिटल के तरफ से पूरे बिहार वासियों एवं झारखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं लायन उमेश चंद्र सिन्हा जयप्रकाश नगर कतीरा आरा नव वर्ष 2014 की शुभकामना व्यक्त करता हूं। दिल के धड़कन कहत बाटे सनहिया जवान हो खेदा, मिलन के मस्त मौसम बा, मिलन के मस्त मौसम बा, पूरा अरमान हो खेदा दिल के धड़कन। नमस्कार, मैं हूं कल्पना एंड कशिश न्यूज के ओर से आप लोगों को नए साल की 2014 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी नई जो जिंदगी, अभी जो समय आएगा, इसमें चाहत के कशिश बरकरार रहे, एक दूसरे के प्रति हर द्वेष भाव को मिटा के चाहत के कशिश को बरकरार रखा जाए। हैप्पी न्यू ईयर। ये महज दो बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सियासत के दो धुरंधरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। पटना में मंच सजा और एक धुरंधर ने 2013 में 2014 की लड़ाई का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच जो तलवारें खींची हुई चमकने लगी, और ये सब कुछ हुआ 2013 में। हुंकार उठा बिहार, विश्वासघात को धिक्कार। 27 अक्टूबर 2013 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब भाजपा ने यह नारा दिया तो इसके पीछे दगा, दर्द और दुश्मनी साफ झलक रही थी। दरअसल भाजपा के दिल में कसक 2010 से थी। पटना में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के दिग्गज नेताओं के सम्मान में भोज रखा। भाजपा के तमाम दिग्गज समेत नरेंद्र मोदी भी शहर में मौजूद थे। आखिरकार नीतीश ने भोज रद्द कर दिया और यहीं से दरार की दास्तान शुरू हुई। जदयू से नाता टूटने के बाद यह पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक शक्ति प्रदर्शन को जमा हुए थे। इस रैली का नाम था हुंकार रैली। लोगों को शामिल करने के लिए भाजपा ने 14 ट्रेनें और 30,000 बसों को बुक किया। रैली में भारी संख्या में लोग जमा हुए, पर यह रैली एक अप्रिय घटना का गवाह भी बनी। रैली के दौरान पटना में सिलसिलेवार ढंग से 8 धमाके हुए, जिसमें 6 लोग मारे गए और 85 घायल हो गए। सबसे अहम बात यह रही कि भाजपा ने नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जानबूझकर लापरवाही का आरोप नीतीश कुमार पर लगाया। क्या वाकई भारतीय राजनीति बदलाव के दौर से गुजरी है? यह सवाल काफी अहम है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और जो नतीजे आए, 4 राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली। कांग्रेस सोचने पर मजबूर, बीजेपी में उत्साह और उम्मीद की एक नई लहर। लेकिन सवाल यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सफलता कांग्रेस की असफलता है या भाजपा की सफलता? 2013 8 दिसंबर 2013 को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस चारों खाने चित्त नजर आई। We accept the verdict of the people in all humility. Naturally, this result calls for deep introspection. भाजपा ने 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 4-0 से शिकस्त दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। छत्तीसगढ़ में सत्ता बरकरार रखने में सफल रही और दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास बनाते नजर आए। रमन सिंह ने भी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वसुंधरा राजे सिंधिया की राजस्थान में वापसी हुई। ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के तौर पर प्रचारित हुआ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से का असर राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिला। अशोक गहलोत
कई अच्छी परियोजनाएं शुरू करने के बावजूद वापसी नहीं कर पाए। उधर दिल्ली में शीला दीक्षित जैसी दिग्गज चुनाव हार गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद लोगों की सहानुभूति भी कांग्रेस को सत्ता नहीं दिला सकी। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सिर्फ मिजोरम से आई, पर लोकसभा सीटों के लिहाज से मिजोरम की अहमियत बाकी 4 राज्यों से कम होने के कारण इसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई। इन चुनावों को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा गया। हालांकि पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम अलग अलग पार्टियों के हित में जाते रहे हैं, पर इस बार कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती रही। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजा आक्रोश और उस आक्रोश को राजनीतिक समर्थन देने के मंच के साथ अरविंद केजरीवाल। बदलाव की बयार देश की राजधानी में काफी तेज रफ्तार से बहती नजर आ रही है। इस साल के आखिरी लम्हों में आखिरकार कांग्रेस को सत्ता की लंबी पारी से हाथ धोना पड़ गया और उसकी जगह ले ली एक ऐसी पार्टी ने जिसका इससे पहले चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं था, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने से कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई। बीजेपी के लिए यह वक्त आत्ममंथन का है, लेकिन इतना तय है कि 2013 में राजनीति का हीरो आम आदमी पार्टी। अन्ना के आंदोलन ने देश को 2 चीजें दी। एक, देश को एकजुट होने की मुकम्मल जगह, और दूसरी, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक आगाज। अरविंद ने जब लोकपाल की लड़ाई में अपना रुख मोड़ा तो अन्ना ने उनसे मुंह मोड़ लिया। आम आदमी पार्टी बनाकर केजरीवाल सियासत की तंग गलियों में उतरे। 8 दिसंबर को दिल्ली के चुनाव परिणाम जब सामने आए तो सियासी जानकार भी सन्न रह गए। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। अरविंद के सामने शीला दीक्षित का राजनीतिक कद छोटा पड़ता दिखा। वो चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक मुहिम की शुरुआत 23 मार्च को हुई। 23 मार्च 2013 को अरविंद केजरीवाल ने बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ दिल्ली में अनशन शुरू किया। पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे के साथ केजरीवाल मैदान में थे। अपने अनशन के दौरान अरविंद महात्मा गांधी का जिक्र करते रहे और अनशन को अवज्ञा आंदोलन करार दिया। उन्होंने शीला दीक्षित सरकार पर कंपनियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। उधर दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पहले से बैकफुट पर थी। चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी पर गैर कानूनी तरीके से विदेशी फंडिंग और देश तोड़ने वाली संस्थाओं के साथ मेलजोल के आरोप लगे। इसके जवाब में केजरीवाल ने जांच और बहस की खुली चुनौती दी, जिसका जवाब कांग्रेस और भाजपा दोनों देने में नाकाम रहे। ये आरोप अरविंद को नायक बनाने का काम करते दिखे। नतीजा चुनाव परिणाम के माध्यम से सबके सामने था। कभी केजरीवाल को चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाली कांग्रेस बुरी तरह हार गई। वजूद तलाश रहे केजरीवाल सत्ता की दहलीज पर खड़े हो गए। हालांकि उन पर अन्ना के आंदोलन को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगे। वक्त कहते हैं बहुत बेरहम होता है। मुस्कान को कराहों में बदलते बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। अब यह सच है कि कुछ मामलों में इंसानों का वश नहीं चलता, पर कुछ मामलों के लिए इंसान की नीयत और नीतियां जिम्मेदार होती है। उत्तराखंड में बाढ़ की त्रासदी आई, आंसुओं का सैलाब आया। कुदरत पर अंकुश लगाना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उनको देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट दंगों के बाद इस देश में लाशों पर राजनीति हुई और यह सब हुआ 2013 में। साल 2013 में देश ने 2 सबसे बड़ी त्रासदी देखी। एक उत्तराखंड में जल प्रलय से तबाही और दूसरी उत्तर प्रदेश में दंगे। दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों बेघर हो गए। 14 जून को उत्तराखंड की बारिश में अनगिनत परिवारों की खुशियां बह गई, तो 27 अगस्त को मुजफ्फरनगर में शुरू हुए दंगे की आग में 50,000 से ज्यादा परिवार झुलस गए। सवाल है, दोनों घटनाओं में समानता क्या थी? जवाब है, मौत की आग पर सियासी रोटनी सेकने की कवायद। उत्तराखंड त्रासदी के दौरान मोदी ने गुजराती लोगों को बचाकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल खड़े करने की कोशिश की, तो सवाल उनकी मंशा पर भी उठे।
शिवसेना ने नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे मौके पर देश की बात करनी चाहिए, न कि गुजरात की। उधर वीवीआईपी के दौरे पर रोक लगाने के बावजूद राहुल गांधी